हेलो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट। तो आइए आप सभी का आपके सुपर साइंस जोन में स्वागत करते हैं। तो बच्चों हम लोग आज देखने वाले हैं, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज सुबह का समय वीडियो बना रहे हैं, बाकी डेली शाम के टाइम में बनता है। तो आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे, आप सब बहुत अच्छे भी होंगे। तो हम लोग जैसा कि बच्चे बोल रहे थे बार बार, सब अंशाल आप फिजिक्स कराए हैं, केमिस्ट्री भी करा दीजिए, बायो भी करा दीजिए। तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री कराने वाले हैं, ठीक है। ये अंशाल 2-3 दिन हम कोशिश कर रहे हैं 4-5 सेट इसका हम करा देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री करा देते हैं। बायो यार देखिए लिखने वाली चीज़ें हैं, बायो हम उसमें देखिए ज़्यादा चीज़ें लिखनी ही है, हम भी कराएंगे तो लिखेंगे ही, आपको भी याद ही करना पड़ेगा। तो सीरीज में सब कुछ दिया है, तो आप बायोलॉजी का अपने से आराम से लिख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, उसमें कराना क्या है, ठीक है। मेन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री हम करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 4-5 सेट हम करा देंगे तो एक आइडिया आपको मोटा मोटा लग जाएगा। और बाकी मैथ हम लोग कर चुके हैं, जो अब अंसार आप कहेंगे तो करा देंगे, नहीं जो इंपॉर्टेंट है उसको हम करा देंगे। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो जो महत्वपूर्ण है अंसारों से, जो जो बार बार जैसे पेपर बनाए ना उसी अनुसार से जो बार बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और बाकी इंग्लिश का भी आज हम एक आपको, जैसे कल हिंदी का दिए थे, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसको सपोर्ट किया है, देख भी रहे हैं। और आप सब बच्चों खूब शेयर करिए, जितना हो इसके बच्चों के पास पहुंचाइए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम एक इंग्लिश का भी बना रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का एक एक प्रकार से हम बनाते जा रहे हैं। कुछ बच्चों को भी षष्ठी सामाजिक विषय ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही है, एक हम उस पर भी ग्राफ आपको भरना सिखा देंगे, मैप पे कैसे आपका ग्राफ भरा जाता है, ठीक है। इतना सारी चीज़ें तो आप लोग सारी वीडियो को एकदम अच्छे से देखते रहिए। दिन भर बच्चों इसमें मोबाइल देखिए, मोबाइल देखने से क्या होता है, आपकी एनर्जी लॉस होती है। तो आपको हमेशा मोबाइल से टच में नहीं रहना है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप ये अपना टाइम डिसाइड करिए कि हमको शाम को या शाम को 6 से 8 या 5 से 7 1-2 घंटे मोबाइल के लिए देना है बस। देखिए फालतू की चीज़ें हमेशा, आप किसी एक टीचर पे बच्चों विश्वास करिए, अगर 10 टीचर को आप फॉलो करते हैं तो हर किसी एक टीचर का ना पढ़ाने का अपना मेथड अलग अलग होता है, तो आप फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए बस सिंपल एक टीचर को फॉलो करिए, हर एक टीचर बहुत अच्छे होते हैं। कोई टीचर अगर आपसे ज़्यादा थोड़ा बहुत विज्ञान है तभी आपको पढ़ा रहा है। और मिस्टेक देखिए हर किसी से हो जाती है, उसकी कोई बात नहीं होती है, हर इंसान ही होता है, 100% अपने आप में कोई नहीं हो सकता, कोई भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बस अपने अनुसार से आप पढ़ाई करते रहिए, मोबाइल को कम समय दीजिए, व्हाट्सअप वगैरह बहुत मिनिमम, मतलब जो ज़रूरत की ना हो उसे ब्लॉक कर दीजिए अभी कुछ दिन तक, हर कोई समझेगा। फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर दोस्तों शादी विवाह इसमें थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों 5-6 दिन बचा हुआ है, फिर तो सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग एकदम करते रहिएगा, उसमें आपको कमी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए विज्ञान का आपका अंशाल, तो इसमें हम लोग पहला वाला 2023 वाला हम कराएंगे। ये जो 2023 का दिख रहा है ना, इसको हम करा देंगे, एक वीडियो हम इस पर भी बना देंगे जो 2023 का पूरा दिया। आसान है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पता भी है, वही सब चीज़ें सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा, ये सही है ना। ये सारी चीज़ें हम तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बता भी चुके थे, आपके पेपर में बहुत सारी ये सब चीज़ें देखिए बार बार साइंस और मैथ में क्या होता है ना, रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। तो हम लोग ये पहला वाला अंशालो कर लिए थे, वीडियो है, आप नहीं देखें जाके देख लीजिए, उसमें विज्ञान अंशालो लिखा है। आज हम लोग बच्चों केमिस्ट्री करने वाले हैं, ये है देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं। ये आपका केमिस्ट्री का है, यहाँ से खंड ख ये है। कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर इसका कब कराएंगे, तो बच्चों आज करा दें। चले आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि आज कक्षा 10 विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 केमिस्ट्री अंशाल सेट 1 824 बीजे खंड ख। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान। देखिए भले ऑब्जेक्टिव है ना, हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको समझाएंगे, हो सकता है भी ये पूछा है, कभी कभी कुछ और पूछ लेता है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप 100% उसको कर लेंगे। तो चलिए शुद्ध जल का पीएच मान बोला है, तो हम लोग आज ये निकाल देते हैं, सारा कुछ इसके रिलेटेड बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पीएच पैमाना हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, पीएच पैमाना। अब इस पीएच पैमाने में ना 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। जैसे एक पटरी होती है ना, जैसे ये पटरी है ना, तो ऐसे उसमें पीएच स्केल होता है, बस स्केल की तरह होता है। उसमें आप मेजर करते हैं कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन शुद्ध है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका 7 होता है, और 7 से पहले ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, इधर बच्चों 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2, इधर 1, इधर 0, ये हो गया। अब यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14, ये हो गया।
अब देखिए बार बार ये क्वेश्चन ना ये कई सेटों में आया हुआ है कि शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। हर किसी बच्चे को पता भी होगा 7 होता है, आपको भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिए जब ना इधर से जब यहाँ 7 के आगे हम लोग इधर चलेंगे ना तो ये हमारा क्षारीयता का बढ़ता क्रम होता है। कैसा होता है? क्षारीयता का बढ़ता क्रम, क्षारीयता का बढ़ता क्रम ये है। और जब बच्चों आप इधर आते हैं ना तो अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। देखिए इसमें ज़्यादा आगे की तरफ जा रहे हैं, 9, 10, 11, 12, ये 14, और इधर क्या आ रहे हैं? अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। ये सब आप ध्यान रखेंगे, अम्लीयता का बढ़ता क्रम। इधर जब आएंगे तो अम्लीयता का बढ़ता क्रम, क्योंकि जो 6 है वो कम अम्लीय है, जो 5 होगा उससे ज़्यादा अम्लीय होगा, 4 होगा उससे ज़्यादा अम्लीय, 3 उससे अम्लीय, 2, 1 ये सबसे ज़्यादा। अगर पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दिया, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है, दुर्बल, पढ़े हैं ना उस वाले चैप्टर में प्रबल और दुर्बल, तो 8 क्या होगा? ये मतलब 6 क्या होगा? ये दुर्बल अम्ल है। लेकिन जब 2 की बात किया जाएगा तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। जैसे जैसे इधर आएंगे थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें, ऐसे ऐसे अम्लीयता का बढ़ता। और इसमें जब 9 है तो कम क्षारीय है, 10 है तो ज़्यादा उससे, 14 है तो बहुत ज़्यादा क्षारीय है, और जो 7 पर होगा ये कैसा होगा बच्चों? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। ये आपका उदासीन 7 पर, ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो ये इसमें यही चीज़ पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है ना, ये शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। समझ गए? अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से आपको ना बहुत सारी डाउट हम क्लियर कर देंगे। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन सी है? देखिए एक आपको यहाँ से बहुत अच्छी हम ट्रिक भी बताने वाले हैं, उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, Zn है, Cu है, Ag है। एक क्वेश्चन यहाँ से या कि तो ऑब्जेक्टिव या आपके लघुत्तरी अति लघुत्तरी जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, या 1 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर में। अगर नहीं पूछा जाएगा तब बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो 100% 1 नंबर आपको देकर जाएगा केमिस्ट्री में। आइए इसको हम सिखाते हैं। कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रिक दिख रहा होगा। कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, पर हमारी कार हिल गई आज। सर ये क्या बता रहे हैं? ये तो पता नहीं आप क्या बता रहे हैं। अभी आप ट्रिक है, इसको आपको हूबहू बच्चों ऐसे रट लेना है जैसे हमने बताया है। बहुत सिंपल है, बार बार 2-3 बार बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे और एक बार इसको आप बंद करके बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, पर हमारी कार हिल गई आज। ये ट्रिक है, इसका सर कैसे यूज करना सिखाएंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, कल्लू ने, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, कल्लू ने कार मांगी, फिर आगे जिसका फूटा शीशा, ये दिख रहा है ना, फूटा शीशा, फिर पर, ये पर हमारी, हमारी कार, ये हमारी कार हिल गई आज। ये देखिए हिल गई आज। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। समझ गए ना क्या बताने का मतलब था? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कल्लू मतलब के, कल्लू मतलब के, ध्यान रखिएगा। और कल्लू ने मतलब ये या नए, और इसके बाद ये कार, कार मतलब कैल्शियम, और ये मागी मतलब मैग्नीशियम, और आगे मतलब एल्यूमिनियम, और जिसका मतलब जिंक, और इसके बाद ये फूटा मतलब यफई, और शीशा मतलब यसियन, और इसके बाद पर मतलब पीबी, और हमारी यच, और इसके बाद कार मतलब सीयू, और हिल गई मतलब एचजी, और ये आज मतलब एजी। समझ गए बच्चों ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब सर इसका यूज इसमें क्या बताएंगे आप समझिए। स्टैंडर्ड इसमें आपको हाइड्रोजन पूछता है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिएगा एक बार, देखिए एक बार अगर समझ लेंगे ना, थोड़ा समय जरूर लग जाएगा लेकिन आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तो देखिए अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु, तो इसका मतलब अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड होता है उसी की बात करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चों कहाँ है? यहाँ है। अब देखा जाता है कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से तत्व हैं, तो क्या क्या हो जाएगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड। इतना तो इसके ऊपर हो जाएगा। लेकिन बच्चों ऊपर ज्यादा है ना, इसलिए याद नहीं करना, आपको नीचे वाले याद रखना है। बस 4 हैं, ध्यान रखना है, बस 4 हैं। Cu, Hg, Ag, गोल्ड, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसका हिंदी में नाम बोले तो तांबा, पारा, चांदी, सोना।
सही है इतना ना। तो बस ऊपर मत याद रखिए बच्चों, आप नीचे चारों को याद करिए, आपका सवाल 100% से गलत कभी नहीं होगा। अब देखिए इसमें बोला है अम्ल से हाइड्रोजन, ऊपर जो रहेगा ना ये रिएक्शन करने पर कुछ न कुछ तत्व बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जो नीचे रहेगा इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आइए समझिए अब इसमें। अब देखिए अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु, तो देखिए अब अम्ल से कौन कौन धातु ऊपर है, देखिएगा Zn, Cu, Ag, Hg, 4 तत्व है ना। तो आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद ये Zn क्या है, Zn देखिए Zn कहाँ है, Zn आपका ऊपर है, नीचे है, ऊपर है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, हटाने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, तो Zn तो ऊपर है। ठीक है, अब Cu देखिए, Cu कहाँ पे है, Cu हाइड्रोजन से नीचे है, ये अब क्रिया नहीं करेगा। फिर Ag कहाँ पे है बच्चों, Ag भी कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे है, ये भी अब क्रिया नहीं करेगा। अब Au कहाँ पे है और कौन सा है, Ag, Hg है ना, Hg भी अब क्रिया क्या होगा, नहीं करेगा। तो न तो Hg करेगा और न तो Ag करेगा और न तो Cu करेगा, क्योंकि सब हाइड्रोजन से नीचे है, कोई अब क्रिया नहीं करेगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कौन सा है, Zn है। तो Zn बच्चों कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका मतलब ये अब क्रिया कर लेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु नहीं है। तो जब नहीं हो जाएगा, तीनों में से कोई दिया रहेगा, आप आंसर मार देंगे जो ये नीचे हैं। और जब बोलेगा अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं आएंगी आप उसे टिक मार देंगे। हम कोई टिक नहीं मरवा रहे हैं, देखिए रटा नहीं रहे हैं, सारी चीजों को बच्चों हम एकदम कंसेप्ट सिखाते चल रहे हैं, ताकि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप 100% करके जाइएगा। ये बच्चों ट्रिक याद कर लीजिएगा। लिखा है कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, पर हमारी कार हिल गई आज। तो ये ध्यान रख लेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सही यहाँ तक ना, सारी चीजें एकदम अच्छे समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग, ये तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, हम लोग आगे चलते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, उसमें आइए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए। अब सर बोलेंगे पहली बात तो एन लगाए, हम लोग 3 श्रेणी पढ़े हैं। एक कौन सा पढ़े हैं, 2 प्रकार से हम लोग श्रेणी पढ़े हैं, और उसमें एक का सूत्र क्या होता है, एक में एल्केन आता है, एल्केन IUPAC में पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। एक में क्या आता है, एल्कीन आता है, और दूसरा बच्चों क्या आता है, एल्काइन आता है। क्या आता है, एल्काइन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, इससे लिखते हैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा, CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ये आपको ध्यान रखना। एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सही है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो प्रोपेन का मतलब कितने, हम आपको सिखा चुके हैं कि एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है, एथ होता है 2 कार्बन के लिए, प्रोप होता है 3 कार्बन के लिए, प्रोप ब्यूट होता है 4 कार्बन के लिए, पेंट होता है 5, हेक्स होता है 6, ऐसे ऐसे पूरा 10 तक चला जाता है। हेक्स ऑक्ट और नन डेक ये हो जाता है। तो इसमें क्या बोला है, प्रोप मतलब कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। तो जहां कहीं 3 कार्बन हो आप देख लीजिए, यहाँ 1 कार्बन नहीं होगा, यहाँ 3 कार्बन है, और कहीं 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, दिख रहा है ना। ये ऐसे कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा। ये है, तो यहाँ पे कितने, 2 कार्बन है, 4 कार्बन, 3, इसका मतलब यही होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 3 कार्बन है। तो मेथ, एथ, प्रोपेन हो जाएगा। अब अगर आप सूत्र पे रखेंगे तो भी हो जाएगा, ये हम रख के सिखा देते हैं। तो कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, C3H2n3+2 दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, C3H, 3 दूनी 6, 6 2 8, C3H8। देखिए आ गया ना। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, C3H8। समझ में आया, ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत आसान है यार, देख लीजिए, आप लोग इतना परेशान रहते हैं, कितना सिंपल सा है एकदम। चलिए अब इसमें बच्चों आपको IUPAC, दोनों बड़े क्वेश्चन आसान है। IUPAC नाम आइए देख लेते हैं एक बार, कौन सा है, CH3 CH2 CH2 CH3। सर ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, एक बार देख लीजिए। इस पेज पे करते हैं, क्वेश्चन क्या है एक बार यहाँ लिख लेते हैं CH3 CH2। अभी संरचनात्मक सूत्र वगैरह सब इसका बताएंगे, परेशान नहीं होना है आपको, सारी चीजें। CH2 CH3 ये है। अब देखिए कार्बन की संख्या, पहले सबसे पहले हमारा काम होता है, हम कार्बन की संख्या को देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए ना। 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, एक कार्बन को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। यह ध्यान रखना है आपको, यही चीज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 कार्बन मतलब ब्यूट, प्लस
अब यहाँ हर जगह सिंगल बॉन्ड, अगर ऐसे दिया रहता है कोई बॉन्ड नहीं बच्चों तो वहाँ सिंगल बॉन्ड माना जाता है। तो सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। समझ पा रहे हैं ना, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। सर ये तो आप नाम बता दिए, समझ गए, लेकिन इसका संरचनात्मक सूत्र बनाइए। तो बच्चों 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ले लिए। अब इसके बाद ये हाइड्रोजन 3 है और कार्बन के 4 बॉन्ड भी होने चाहिए, 4 दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे H2 है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ भी H2 है, यहाँ पे 3 है, हर जगह हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 1 3 हो गया। फिर यहाँ 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ दिए, 1 ऐसे बना दिए, यहाँ 3 बना दिए। ये आपका हो गया संरचनात्मक सूत्र। दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, या इससे ऐसे पूछेगा या ऐसे, यूपीएससी ना ब्यूटेन हो जाएगा। समझ गया ना, ये होता है, सिंपल तरीका है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे चलें, पहला वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा वाला, CH3COOH। आइए इसको भी देख लेते हैं, CH3COOH, CH3COOH। ये फंक्शनल ग्रुप वाले हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आता है, COOH लग गया है, उसे हम ओइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल। दिखा देते हैं, आप देख लेंगे, जो बच्चे नहीं समझे हैं उसको देख लेंगे अच्छे से। ये तो प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, OH मतलब आल, और CHO मतलब अल, और CO मतलब ओन, COOH मतलब क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल। ठीक है, ये देखिएगा। अब ब्रोमो, देखिए सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, आप इसको ध्यान दे देंगे, अच्छे से देख लेंगे। बता भी चुके हैं हम, यूपीएससी नाम पढ़ा चुके हैं, जो नहीं पढ़े देख लीजिए। यह शिक्षक मतलब ये सफिक्स होता है, पहले जुड़ता है, BRICL ये पहले जुड़ता है। प्रक्रियात्मक समूह ये OH जहाँ पे मिलेगा आपको ऑल लिखना है, CHO जहाँ लिखेगा वहाँ ऑल लिखना है, CO जहाँ होगा बच्चों ओन लिखना है, COOH जहाँ होगा ओइक अम्ल लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, COOH, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। बाकी नाम ये लिखा हुआ है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑट, नॉन, डेक्स। सही है ना, ये सारी चीज, एन, इन, आइन, ये पूरा हम आपको जो नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सब हम अच्छे से एकदम करा चुके हैं यूपीएससी। अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे आप जाके देख लीजिए, 1 2 3 दिन पहले ही अपलोड किए हैं। तो सारी चीजें सब कुछ देखिए, कुछ छोड़ नहीं रहे। जब आपको पेपर मिलेगा आप हमसे बताइएगा, आप खुद ही आप सब कमेंट करेंगे। आप देखिए उस दिन हम कमेंट पूरा खोल देंगे ग्रुप का, आप खुद ही बताएंगे सर पेपर कितना अच्छा आया है, हम लोग इतना मेहनत ही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब इसके पहले कितने कार्बन हैं, मेथ, एथ, कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, ये यहाँ सॉरी 3 कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ये ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ। CH3 दिया था यहाँ, ये C3 नहीं था बच्चों, CH3 था, सॉरी गलती यहाँ से लिख गया, तो CH3 है। ठीक है, तो अब देखिए 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या होता है, एथ होता है, और ओइक अम्ल, तो यहाँ लिख देंगे एथ प्लस ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथ प्लस ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। समझ गए ना, ये आ गया। अब देखिए कितना आसान यूपीएससी नाम आते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका संरचनात्मक सूत्र बना दीजिए, C ये हो जाएगा, यस 3 H जुड़ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ सकते हैं, या इसको कार्बन को हटा के यहाँ OOH लिख सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं संरचनात्मक सूत्र, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है सारी चीजें ना। बस 1 घंटे से कम की वीडियो होगी, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है सारी चीजें यार। अब देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। अब मेंडलीव का आवर्त नियम आपको लिखना है, तो आइए हम लोग मेंडलीव का आवर्त नियम को देख। चलिए देखिए, बार बार लिखते बच्चों आपका टाइम खराब होता है, इसलिए हमने ये सारी चीजें आपके सामने लिख कर लाए हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। सिंपल है, पूरा समझा देंगे। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार कहा जाता है। आप लोग कक्षा 9th में एकदम अच्छे से इसको पढ़े होंगे। क्या परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु क्रमांक होता है, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार, ये सब 9th की चीजें हैं। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बस ध्यान रख लीजिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार सेम होता है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव का आवर्त के नियम का है। आवर्त का नियम बार बार पूछा गया है, हर एक सेट में आया है मेंडलीव का आवर्त नियम। सिंपल सा है कि जो तत्व होंगे उनके जो गुणधर्म होते हैं ना, वो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब उसी के अनुरूप होते हैं।
इसका अर्थ यह है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा जाता है तो नियमित अंतरालों पर तत्वों के मूल गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है। ये अगर उन तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के, तो नियमित जो अंतराल पर जो तत्व आएंगे उनके गुणधर्म की बार बार आवृत्ति होगी, मतलब बार बार वही वर्ड रिपीट होते हैं। ये होता है सिंपल सा पहला नंबर यही लिखना है कि मेंडलीव का आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब इनके कभी कभी लक्षण अगर पूछ लेता है तो आप यहाँ से लक्षण लिख सकते हैं कि मेंडलीव ने निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, पहला नियम। इसके बाद दूसरा लक्षण, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, मतलब जो ऐसे होता है उसे ग्रुप कहते हैं, और जो क्षैतिज ऐसे ऐसे जो होता है उसे हम आवर्त कहते हैं। ये होता है मेंडलीव आवर्त सारणी में 8 ग्रुप होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं? 8 ग्रुप। बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, जिन्हें उप ग्रुपों ए व बी में विभाजित किया गया है। 8वें ग्रुप को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये चीजें आप लिख सकते हैं। आवर्त सारणी में 6 आवर्त हैं। प्रथम आवर्त में एक तत्व हाइड्रोजन है। आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल आप खोल सकते हैं, आपके पास होगा तो हर बच्चे के रूम में जरूर होना चाहिए। दूसरे तथा तीसरे आवर्त में प्रत्येक ग्रुप में 7 तत्व होते हैं, आप गिन सकते हैं। चौथे व 5वें आवर्त में प्रत्येक में 17 तत्व होते हैं, ये है। तथा छठे आवर्त में 14 तत्व होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, इतना लिखना नहीं है, बस आपको मेन चीज जो यहाँ था 3-4 पॉइंट आपको लिखना है। 8 ग्रुप होते हैं जिन्हें विभाजित किया गया। ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहते हैं, क्षैतिज को पीरियड अथवा आवर्त कहते हैं। ये बच्चों हो गया मेंडलीव के आवर्त नियम और उसके थोड़ा बहुत लक्षण। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कितने नंबर में पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है लगभग 2 नंबर में, ठीक है ना? हाँ, 2 नंबर में पूछा गया है। इसका आवर्त नियम और इसकी व्याख्या करना है, ठीक। अब देखिए कुछ अभिक्रिया दिया है, इन अभिक्रियाओं को क्या करना है? आपको पूर्ण करना है। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। CH3COOH, ये आइए हम लोग इसको पूर्ण करके देखते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए, ये आपके इसको पूर्ण करना बच्चों, ये भी 2 नंबर का आया हुआ है। तो CH3COOH और इसके बाद C2H5OH, इसका नाम से बताइए। इसका नाम है मेथ, तभी हम लोग पढ़ चुके एथेनोइक अम्ल। इसका 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, OH लग गया। जब OH लग जाता है तो उसका नाम अल हो जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं तो इसका नाम मेथ एथ एथेनॉल हो जाएगा, सही है ना। C2H5, ये पहले ब्रोमो, मेथ एथ ब्रोमो, और क्या हो जाएगा? एथेन, इसका नाम। और ये आपका पोटेशियम, ये अल लग गया, तो ये आप इसका नाम बता सकते हैं। तो IUPAC नहीं पूछा है, केवल हमको रिएक्शन इसमें पूछा है, तो रिएक्शन हम लोग इसका कर लेते हैं। तो देखिए रिएक्शन आप अब देखिए, जो पहले से सारी चीज़ें अगर सीखे होंगे, जब हम पढ़ा रहे थे उसमें सारी चीज़ बच्चों को सिखाए थे, तो नहीं सीखे बच्चों, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पेपर है आपका, बस सिंपल ध्यान दीजिए क्या इसका रिएक्शन हो सकता है। तो जब ये इससे अभिक्रिया करेगा, CH3COOH C2H5OH, सांद्र H2SO4, मतलब ये किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना देगा CH3COO C2H5, ये बनाएगा, ठीक है ना। CH3COO, क्योंकि CH3COO और C2H5 बना देगा, क्योंकि जल या फिर कोई गैस बाहर निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका H2O क्या होगा? यहाँ जल बचता है, जिसे हम बाहर, 2 ही चीजें बाहर, या तो गैस बाहर निकल के उड़ जाती है हमेशा, और या फिर नहीं तो जल बाहर बचता है। आप यहाँ रिएक्शन, आप कुछ बच्चे कहते हैं सर रिएक्शन नहीं बना पाते, बच्चों आप ये देखा करिए कि उसमें क्या हमारा कोई ना कोई सूत्र, लॉजिक सूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा, और हमेशा जल और गैसों को बाहर निकालने की कोशिश किया करिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ H मिलके H2 बन गया और प्लस O, तो H2O बाहर निकल गया। जो चीज कुछ अलग से तो लिए नहीं, CH3COO यहाँ था और C2H5 यहाँ से ले लिए हम लोग, यहाँ से इसका बना दिए और H2O, ऐसे इसमें भी ले लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? C2H5OH और प्लस यहाँ क्या बचेगा? K, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, सही है। ये आपका रिएक्शन बन गया। तो ऐसे बच्चों रिएक्शन हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने की बात होती है। पढ़े होंगे ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग 11th में भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। 10th में 1-2 आएगा, बहुत ज़्यादा इस पर आपको जोर नहीं देना है। चलिए आगे चलते हैं। धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। सिंपल सी बात है यार, ये हर किसी को पता होगा, जब हम पढ़ाए भी हैं। धावन सोडा और मीठा सोडा, धावन सोडा मतलब क्या होता है? मीठा सोडा मतलब खाने वाला सोडा, जो आप खाते हैं, कचौड़ी वगैरह जो फुलाने वाली चीज़ें हैं। और धावन सोडा क्या होता है? जो हम कपड़े धोने के यूज करते हैं। एक का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, एक का बाई लग जाता है, कोई अंतर नहीं है। आइए हम लोग लिख लेते हैं इसका नाम और रासायनिक सूत्र। देखिए
अब धावन सोडा तथा मीठा सोडा का रासायनिक नाम और उसके सूत्र। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, लिख लेंगे बच्चों, थोड़ा सा अंतर है बस। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र पूछा गया है, सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा 10H2। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मीठा सोडा, इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। इसको हम लोग यहाँ से लाइन खींच लेते हैं ताकि डिफरेंस पता चलता रहे, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसका रासायनिक नाम, और यहाँ क्या लिखेंगे, इसका रासायनिक सूत्र। इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी आपको हम बताते हैं कैसे याद करना है, और सूत्र इसका क्या हो जाएगा, NaHCO3। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि कंफ्यूज जाते हैं, जब मीठा वाला पूछता है तो ये लिख देते हैं, जब धावन पूछता है तो ये लिख देते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। खाना कौन, देखिए मीठा सोडा मतलब ये खाने वाला सोडा, इसका नाम होता है खाने वाला सोडा। तो जब कभी आपके घर में कोई खाना पीना, मान लीजिए आप बाहर कोई रहते हैं, या जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ क्या होता है, जो खाना जो बनाता है ना, वो बाई बनाती है। कौन बनाती है खाना, बाई बनाती है। तो ये यहाँ खाने पीने की चीज़ है ना, तो यहाँ बाई यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, बाई। बाई वही तो खाना पीना बनाती है अपना, तो बाई आएगी, खाना पीना बना के चली जाती है। तो ये खाने की बात करेंगे तो बाई, और जब ये धोने की बात करेंगे तो यहाँ कोई बाई हुई नहीं है, क्योंकि कपड़ा आपको अपने से धुलना पड़ता है। ठीक है, जब हम पढ़ते रहते हैं वहाँ बस खाना झाड़ू पोछा लगा देती है, खाना कपड़ा वपड़ा अपने धुलना पड़ता है। तो ये आपका धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, और इसका खाने का सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, और इसका सूत्र है NaSCO3। हो गया ना, इतना आपका ये पूछा था 2 नंबर में, इतना आप लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो है धावन सोडा तथा मीठा सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र बताइए। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है, और ऐसे सिंपल भी पूछ लिया जाता है। देखिए सब 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए उभय, इसी को बच्चा, इसी का नाम होता है उभय प्रतिस्थापन अथवा द्विविस्थापन। क्या होता है देखिएगा, जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है, तथा नए यौगिक बनते हैं। मतलब अदला बदली, अभी उदाहरण देके समझाते हैं। तो उभय प्रतिस्थापन क्या कहते हैं, अपक्रिया कहलाती है। देख लीजिए अच्छे से, जिस अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है, मतलब वो इधर और इधर हो जाता है, तथा नए यौगिक बनते हैं, उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। सर इसका उदाहरण देके समझाइए। आइए समझाते हैं। जैसे बच्चे हो जाएगा BaCl2, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, प्लस हम लोग ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब अदला बदली कैसे होगी देखिएगा, ये जो Ba है ना, ये SO4 के साथ चला जाएगा, ये इसके साथ, और ये अलग हो जाएगा। मतलब ये जो है ये इसके स्थान पर आ जाएगा, और ये वाला जो है अलग स्थान पे। तो यहाँ बच्चों बना देगा BaSO4 प्लस NaCl, ये हो जाएगा। अब संतुलित है क्या, बेरियम इधर एक है, इधर एक है, ठीक है, SO4 है, SO4 है, ठीक है, और यहाँ Cl2 है, Na2 है, जिसका मतलब यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। समझ गए ना, ये होता है मतलब जो अदला बदली, ये इसके स्थान पर आ गया, देखिए BaSO4 की जगह चला आया, और NaCl ये इसकी जगह चला आया, अदला बदली हो गई। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। मतलब दोनों क्या हो गए, विस्थापित हो गए। जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों को आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है, विनिमय हो जाती है, उस तथा नए यौगिक बनते हैं, उन्हें उभय प्रतिस्थापन या फिर द्विविस्थापन, दोनों एक ही चीज है, उसे हम कहते हैं। समझ गए ना, ये आप सभी कर लिख लेंगे और इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। बोला है उदाहरण द्वारा समझाइए, तो हम लोग उदाहरण द्वारा क्या किए, समझा दिए। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, दिया है संक्षारण। अब देखिए 7वां खत्म हो गया, अब हम लोग 3-3, 2-2 नंबर के अभी और हैं। तो इसमें बोला है संक्षारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आइए हम लोग एक बार संक्षारण को देख लेते हैं। देखिए
इसमें देखिए दो चीजों का ये बच्चों हर साल पूछा गया है, संक्षारण, कोरिजन या विकृत गंधिता। आप लिख के ले लीजिए, ये इसमें से कोई ना कोई एक डिफिनीशन आपके टिप्पणी जरूर पूछी जाएगी या डिटेल में पूछी जाएगी। संक्षारण किसे कहते हैं और उसका उदाहरण आपको समझाना पड़ेगा, क्या इसका उदाहरण होता है। सब कुछ लिखा हुआ है। जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित, मतलब वो संक्षारित, ये अभिक्रमित हो जाती है, तब यह संक्षारित कही जाती है, अथवा इस पर जंग लग जाता है, यह प्रभाव संक्षारण कहलाता है। समझिए, जैसे आप लोहा देखे होंगे, बहुत सारे सरकार के जो लोहा होता है, जो भी पुल वगैरह, जैसे अभी मेला लगा हुआ है माघ मेला में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोहे ऐसे, इतना जगह तो होता नहीं कि सब कुछ अंदर रखा जाए, बाहर क्या होता है रखा रहता है। तो उसमें क्या धूप भी, अरे आपके घर में भी देखे होंगे सरिया वगैरह, पहले तो अलग कलर होती है, बाद में उसका जब से ही धूप और पानी जब बरसता है ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यही संक्षारण होता है, क्योंकि उसमें दो मौसमों का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो जो होता है ना ऑक्सीजन से अक्रिया कर लेती है, और जब ऑक्सीजन से अक्रिया कर लेता है तो उसमें संक्षारण की प्रवृत्ति हो जाती है। यही हमारा होता है कि जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाते हैं, रिएक्शन कर लेता है, तब यह संक्षारित कही जाती है, अथवा इस पर जंग लग जाता है, तो यह प्रभाव क्या कहलाता है, संक्षारण। उदाहरण भी देख लीजिएगा, उदाहरण इसमें लिखा हुआ है कि जब लोहे पर जंग लग जाता है, जंग मुख्यतया जलीय आयरन ऑक्साइड, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये अगर आप लिख देते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलता है, क्योंकि ये सबको नहीं पता होगा। जलीय आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O। तो संक्षारण लोहे की वस्तुओं की संरचना को दुर्बल कर देता है, और देखिए जब संक्षारण, जब ये जंग टाइप से लग जाता है, जब आप लोहे को ऐसे पटकेंगे तो उसमें जब निकल जाता है पूरा वो जंग, तो लोहा बहुत हल्का हो जाता है। तो लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, क्योंकि प्रतिवर्ष बहुत सा धन संक्षारित लोहे को शुद्ध करने में के बदलने में व्यय हो जाता है। सरकार को बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हो जाता है, उसमें लेप वगैरह किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें उसमें की जाती है। अब विकृत गंधिता भी हम लोग इसी समय देख लेते हैं, अलग से क्वेश्चन भी आगे हो सकता है सेट में मिले। तो रेजिडिटी, जब वसा तथा तेल उच्चयित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधिता हो जाते हैं, इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। वसाओं तथा तेलों का उपचयन प्रतिऑक्सी कारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर इसे नाइट्रोजन में प्रवाहित करके रोका जाए। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ये हिंदी छोड़िए। जैसे देखिए आपके घर में जब आप अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें व्हाइट कलर की उसमें फफूंद लग जाती है, तो आप देखते हैं कि जब अगर तेल में डूबा रहता है तो नहीं लगता है, जैसे तेल से जितना भाग ऊपर होता है उसमें लग जाता है, जो तेल में रहता है वो नहीं लगता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि उसमें आपका क्या हुआ, उसमें फफूंद लग गया, मतलब उसमें रेसिडिटी, वो जहाँ वायु, उसमें क्या हुआ कि जब तेल नहीं है तो मतलब वो अभिक्रिया कर लेगा और वहाँ पे वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, या फिर आप उसको कांच के बर्तन में रखते हैं ताकि दिखता रहे। जब डिब्बे में रख देंगे कलरफुल में तो नहीं दिखता, और जब कांच में रखेंगे, जब जैसे ही लगना होगा दिखेगा, आप उसको थोड़ा बहुत हिला वगैरह देंगे तो सही हो जाता है। तो जैसे अब नाइट्रोजन जो देखे होंगे ना आलू की चिप्स वगैरह में, उदाहरण में आलू के चिप्स की थैलों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन जब प्रवाहित कर दी, इसीलिए जो थैली बहुत बड़ी जो भरी होती है उसमें नाइट्रोजन, खाने पीने की प्रत्येक वस्तुओं में नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि वो खराब ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप समझ सकते हैं, ये रेसिडिटी और विकृत गंधिता होता है। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये सिंपल सा है। आइए हम लोग देखते हैं साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए साबुनीकरण पर हम लोग टिप्पणी लिखेंगे, टिप्पणी बोला है लिखने के लिए साबुनीकरण पर। देखिए केमिस्ट्री में जितना भी, फिजिक्स में जो भी फिगर आप बना सकते हैं बनाइए, केमिस्ट्री में बच्चों जितना रिएक्शन लिख सकते हैं जरूर लिखिए। अगर कोई चीज़ टिप्पणी पूछा है या हमारा कोई मतलब द्विविस्थापन, विस्थापन, रेडॉक्स, कोई भी क्रिया पूछा है, रिएक्शन उसमें जरूर लिखिए। जैसे साबुनीकरण पे कुछ बच्चे टिप्पणी लिख के छोड़ देंगे, नहीं अभी हम आपको रिएक्शन बताएंगे, थोड़ा बड़ा है इसका, लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, जरूरी होता है। तो देखिए साबुनीकरण क्या होता है, जंतुओं और वसाओं, जंतुओं वसाओं का सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, यानी OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड धावन, ये बोला जाता है सोडियम कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, विलयन द्वारा अपघटन करके साबुन बनने की अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मतलब जंतुओं तथा वसाओं में सोडियम विलयन द्वारा अपघटन करके साबुन बनने की अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में ग्लिसरॉल एक महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है। आइए हम लोग इसका देखिए, रिएक्शन ये लिखा हुआ है लेकिन हमको सारी चीज़ें पता है, आइए हम आपको बता देते हैं रिएक्शन यहाँ पे लिख के। तो रिएक्शन देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है तो आप सब इसको ध्यान देंगे, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन हम लिख के आपको सिखाते हैं।
अब रिएक्शन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ रिएक्शन में आप साबुन का सूत्र, सबसे पहले देखिए साबुन का सूत्र पता होना चाहिए। साबुन का सूत्र देखिए ये होता है C17H35COONA, ये साबुन का सूत्र होता है। हम लोगों को यहाँ से ग्लिसरॉल प्राप्त करना है, तो आइए हम लोग इसको साबुन का सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, C15H31 COOCH2, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि C15H31 COOCH, इसके बाद फिर बच्चों CH2 C15H31 COO। अब देखिए आप दिखाएं, आपको एक चीज समझिएगा, 15 15 15 15 30, कार्बन कितने हो गए, कार्बन 30 हो गए। होना कितना चाहिए, कार्बन, ये कार्बन आपके 17 होने चाहिए, और ये 15 और ये 15 है, तो 15 और कितना 17 होना चाहिए ना, कार्बन 17, 15 और एक 16 एक 17, देख रहे हैं ना, सब रिएक्शन में इतना ही होगा। 35 कैसे, हाइड्रोजन 35 कैसे, देखिए 31 और 32 33, 33 हो गए, और यहाँ पे होना कितना चाहिए 34 35, अच्छा यहाँ पे है 2, यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन 35, यहाँ 15 और इसके बाद 16 17, समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग रिएक्शन किससे कराएंगे, 3NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड Na हो गया, 3 सोडियम हो गए यहाँ पे, और हाइड्रोजन 1 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे 33, ये 3 हो गए, तो यहाँ 31 था, 31 3 34, 34 से 35, देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन 35 और इसके बाद कार्बन 17 15 और इसके बाद 16 और इसके बाद 17, तो सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो रिएक्शन कराने से क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्साइड और प्लस 3C15H31 COONA, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसका थोड़ा आपको डायरेक्ट इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है साबुनीकरण का, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2OH। बच्चों इसी का नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल, और इसको बोला जाता है सोडियम, इसका सूत्र है सोडियम पामीटेट, सोडियम पामीटेट, अथवा इसी को हम बोलते हैं साबुन, यही साबुन है, ठीक है। C17 ये देखें, ये 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, H35 31 और 32 33 और ये 34 35, ये ठीक है ना, 34 35, तो हाइड्रोजन ये देख लीजिए, तो सारा फार्मूला सेम चीजें है, आप इसको अच्छे से एकदम लिख लेंगे, ठीक है। और ये CH2OH ऊपर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये इसका पूरा हो गया, साबुन का सूत्र हो जाता है। साबुन का सूत्र इसमें लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीजें, ये देखिए साबुन का सूत्र आपका यहाँ हम लिख भी दिए हैं, ठीक है। तो साबुन, ये साबुनीकरण पर टिप्पणी बोला था, साबुनीकरण पर हम लोगों ने टिप्पणी लिख दिया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। अभी हम लोग इसमें पढ़े थे आवर्त और समूह को परिभाषित, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, परिभाषित कर दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वस्तंभ होते हैं, 18 ऊर्ध्वस्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, यही बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो समूह हो चाहे बच्चों जो ऊर्ध्वस्तंभ में ऐसे ऐसे जो आवर्त सारणी आप देखेंगे जो उसमें ऐसे ऐसे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं समूह। और इसके बाद 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें आवर्त कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त, ठीक है। तो ये आवर्त सारणी में तत्वों की सारणी, ये एक मिनट, चलिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वस्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, जो ऐसे लाइन होती है ना उन्हें हम ऊर्ध्वस्तंभ कहते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। और 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है ऐसे ऐसे जिन्हें आवर्त कहा जाता है, जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं बच्चों उन्हें आवर्त कहते हैं, ये पूछा जाता है 7 होती हैं। और जो ऐसे लाइन होती है उन्हें हम ऊर्ध्वस्तंभ कहते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी तत्वों की ऐसी सारणी है जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्वों की निश्चित अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए, क्योंकि 2-3 नंबर में पूछा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों के गुण अपने परमाणु क्रमांकों के, आप देखिए वहां क्या बोला था, समझिएगा, जो हम लोग मेंडलीव वाला पढ़े थे,
मेंडलीफ वाले में क्या था, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं बच्चों, और यहाँ पे तत्वों के गुण अपने परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये आधुनिक है, वो क्या था, मेंडलीफ था। तो आधुनिक और सारणी में के नियमानुसार तत्वों के गुण अपने परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। वहाँ क्या था, मेंडलीफ में द्रव्यमानों का आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक और सारणी में 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग, 18 वर्ग या समूह, वर्ग कोई समूह बोला जाता है, या 7 आवर्त होते हैं। ध्यान रखना है, एक ही ग्रुप में रखे सभी तत्वों के गुण समान होते हैं, क्योंकि उनके संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोगों का है 3 पर बस टिप्पणी लिखना है, फिर हम लोगों का खत्म हो जाएगा ये पूरा सेट। ठीक है, देखिए 1 घंटे से कम में भी आपका ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब आप ना, आपको लिखना होगा तो बच्चों और कम समय, मतलब 1 घंटा में आराम से आपका एक पार्ट हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगभग मतलब 1 घंटे से पहले हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ होते हैं उसमें समय कम लगता है। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको, रेडॉक्स अपक्रिया, सजातीय श्रेणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो हम लोग ये तीनों चीजें आराम से आइए लिख देते हैं, तीनों की टिप्पणी। इसके बाद हमारा ये फिर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे फिजिक्स का अगला टॉपिक। हम तो बच्चे सोच रहे हैं फिजिक्स पहले ये सारे सेट करा देते हैं 5 तक, फिर केमिस्ट्री का सारे कराते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री साथ कराएं। आप जरूर कमेंट बताइएगा किस टाइप से कराएं। लेकिन 2-3 दिन में, एक सुबह एक शाम को वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो 2-3 दिन में आपका, हम सोच रहे हैं 12 तारीख से पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाए। 5 सेट 6 सेट जितना हो पाएगा साइंस का। ठीक है, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आइए देखते हैं। चलिए देखिएगा, रेडॉक्स अपक्रिया, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। देखिए यहाँ से एक एक चीज आपको सीखने को मिल रही है, या उपचयन या अपचयन कहिए, या रेडॉक्स कहिए बच्चों, दोनों बात एक ही होती है। दोनों बात एक ही होती है, चाहे उपचयन बोलिए, उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। निम्न क्रिया में उपचयित अथवा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ये रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझते हैं। 2 नियम के अनुसार आपको बताएंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार रासायनिक अपक्रियाएं परमाणु या आयन के खोने या प्राप्त करने पर आधारित होती है, या को तो मतलब देता है या फिर उसको ग्रहण करता है। ठीक है ना, तो अब उसको दाता, ऋणी, धनी वो कहते हैं, केमिस्ट्री की बात है, उसको हम लोग समझेंगे। जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसे उपचयन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे उपचयन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना उपचयन कहलाता है, उपचयन, कंफ्यूज मत होइएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अर्थात अपक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ चलते हैं। अतः ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होते हैं उसे, ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, इसे ध्यान रखिएगा, उसे अपचयोपचय या बच्चों रेडॉक्स अवक्रियाएं कहते हैं या कहलाती है। यही होता है रेडॉक्स। बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे आप सारी चीजें। देखिए क्या होता है, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे उपचयन, अगर पूछा अलग से पूछा जाता है उपचयन क्या होता है, तो जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसे उपचयन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसे अपचयन कहते हैं। मतलब ये अपक्रियाएं उपचयन और अपचयन, उपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होते हैं उसे अपचयोपचय या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये आपका नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ZnO प्लस कार्बन, तो ये देखिए इसमें उपचयन अपचयन अपक्रिया है, एक में कार्बन यहाँ जा रहा है ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जा रहा है और इसमें एक ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उपयुक्त अपक्रिया एक अपचयन उपचयन अपक्रिया है। इसमें ZnO का उपचयन Zn में तथा C का अपचयन CO में हो रहा है, अतः ZnO अपचयित तथा C उपचयित पदार्थ है। सही है, समझ गए इतनी बात ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर इसको हम PDF भी इसका प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है, जिसमें सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। इसके कुछ गुण भी होते हैं। गुण क्या है, समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 ग्रुप का अंतर होता है, सभी में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। सभी सदस्यों की संरचना समान होती है, अभी आपको एग्जाम्पल हम समझाते हैं।
सभी सदस्यों का कार्यात्मक समूह समान होता है, सभी यौगिकों के बनाने का तरीका समान होता है, सभी सदस्यों के गुण समान होते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे। जैसे मान के चलिए आपका ये यहाँ दिखा देते हैं, जैसे आपका CH4 है, सी हाइड्रोजन बराबर अगर हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा CH4। अब इसके बाद H बराबर अगर 2 ले लें तो क्या हो जाएगा C2, ये 6 हो जाएगा, 2 2 4 2 6। अब ये 3 हो जाएगा तो C3, ये कार्बन 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा C3, ये H8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ये CH2 का सब में अंतर है, देखिए CH2 और CH2, यहाँ देखिए 2 CH2 सब में CH2 का ही लिखा है ना, CH2 ग्रुप का अंतर होता है। अब यहाँ जैसे C3 तो C4 कितना हो जाएगा, H10 हो जाएगा, इसमें भी 2 का अंतर, 2 का मतलब कुल मिला के CH2 कार्बन एक कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन 2 बढ़ते जा रहे हैं, तो कुल मिला कह सकते हैं CH2 का अंतर इसमें होता है। यही आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है समजातीय श्रेणी, जिसमें क्या होता है सामान्य सूत्र समान होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए। ताइए हम लोग विशेषताएं भी देख लेते। तो देख लीजिएगा, मेंडलीव का आवर्त सारणी कुछ विशेषताएं या उपलब्धियां कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हम लोग विशेषताओं में देखेंगे। पहला, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया, जो तत्वों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए थोड़े से अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को थोड़े से कम द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रखा गया। जैसे कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए, क्योंकि उनको पता था साहस का परिचय देते हुए कुछ नए तत्व की संभावना व्यक्त की। उनको ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाले समय में कुछ और तत्व होंगे जिन्हें रखने के लिए उन्होंने कुछ स्थान को छोड़ दिया। जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मीनियम की खोज बाद में हुई थी। अगर जगह न होता तो इनको कहाँ रखा जाता। यह मेंडलीव की अद्भुत सफलता थी कि उन्हें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों की भविष्यवाणी कर दी। बाद में जब अक्रिय गैसों को खोजा गया तब बिना पहली व्यवस्था के खराब किए उन्हें आवर्त सारणी में स्थान दे दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण उनकी विशेषताएं थी। ठीक है, तो विशेषताएं भी ध्यान रख लीजिएगा, कमियां भी देख लीजिए। ये कुछ कमियां थी उनकी, कमियां भी आप इसको लिख सकते हैं अपने अनुसार। कमियां भी कभी कभी पूछ लेता है, विशेषताएं और कमियां दोनों बताइए। ये उनकी कमियां थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों सारी चीजें हम लोगों ने ये पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार आपका ये बच्चों क्या होता है, अंशाल्व आपका खत्म हो जाता है। देखिए, अगर हम लिखते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 1.5 घंटे का होता, कोई मतलब नहीं निकलता। हम लोग 1 घंटे के अंदर ही सारी चीज एकदम अच्छे से समझ लिए। अब ये ग है, अगर आप कहेंगे तो बायोलॉजी करा दिया जाएगा, और नहीं तो फिर हम लोग फिर अगला सेट नंबर 2 में फिजिक्स में आगे चलेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री कराते हुए चलते हैं। बायोलॉजी आप कहेंगे तो आप बताइएगा, तो हम आपको नोट से दे देंगे, सारी चीजें हैं। और उसमें जो टॉपिक कठिन होगा बताइए, कुछ टॉपिक को हम समझा देंगे। बाकी पर्सनल चीजें बायोलॉजी, क्योंकि बार बार वही चीजें पूछी जाती हैं। अगर ये पुनरुद्भवन अगर आ रहा है तो हर बार आएगा। पराग कण परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, हर साल पूछा जाता है। ठीक है ना। ये मतलब कुछ चीजें उसमें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पराग कण का चीज बताइए। अब आप देखेंगे किस वाले में भी यही चीज पूछा गया होगा, ग वाले में। ये देखिएगा, इसमें स्वपोषी न्यून पर टिप्पणी लिखिए, परिवार नियोजन। ठीक है, तो सारी चीजें मतलब बार बार आप देख लीजिए। ये देखिए, परिवार नियोजन पर यहाँ भी टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि माने बार बार यही चीजें इसमें बायोलॉजी में रिपीट होती है। आप सेट 3 में भी देख सकते हैं, ग वाले में परिवार नियोजन के स्थायी विधियां किसे कहते हैं, ये मानव तंत्र का नामांकित चित्र बताइए। ये मतलब कुल मिला के आप बार बार देखेंगे तो वही क्वेश्चन बायोलॉजी में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने इस अंशालों को 2023 विज्ञान का कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, आप समझे भी होंगे बहुत अच्छे से। और आप सारी चीज़ें बच्चों एकदम नोट करके सब लिखते हुए चलिए, खूब रिवीजन करिए, नया चीज़ बिल्कुल न पढ़िए, और जितना हो सके उतना आप लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको लिखित होगा, अब मौखिक नहीं होगा। जब चीज़ें आपको याद होती है तो बहुत अच्छा होता है, जब उसी को लिखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको लगता है हम सही लिख रहे हैं, लेकिन बच्चों लिखने के बाद वो गलत हो जाती है। तो लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो उचित है हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। जो आपको समस्या हो आप तुरंत हमारे मैसेज करिए, आप बताइए, हम सारी चीज़ें आपका समस्या का सलूशन बताएंगे। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग अपना भी काम करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो बच्चे नए हैं और जो लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा हमको मेहनत करने के लिए और प्रेरणा मिलती है कि और मेहनत करते हैं आप लोगों से। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। जो चीज़ें आपको वीडियो जिस पे चाहिए आप कमेंट करिएगा, जो आप कर रहे हैं हम बनाते भी चल रहे हैं।
और भी जो चीज़ें आपको लग रहा हो कि सर ये हमें अभी थोड़ा और चाहिए, उसे हम बना देंगे। तो चलिए एक वीडियो हम इंग्लिश की बना देंगे और एसएसटी की बना देंगे, फिर एक मैप समझा देंगे और ये साइंस से 3-4-5 सेट हम करा देंगे। मैथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बना रहे हैं, सोच रहे हैं, लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घोत्तरी, वो सब आपको करा देंगे पूरा सोल्यूशन 1-1.5 घंटे का वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बस बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग अच्छे से मन लगा पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा नंबर लाइए, फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है।